पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज हम बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी करेंगे और साथ में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बारे में भी करेंगे, क्योंकि सूचनाएं आने लगी हैं कि तेजस्वी यादव बिहार आ रहे हैं। लेकिन इसके पहले बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर चढ़ाई कर दी है। चढ़ना तो तेजस्वी यादव को चाहिए था, लेकिन वे गायब हैं, इसलिए उन्होंने अवसर गवा दिया है। बीजेपी को यह लगने लगा कि तेजस्वी आएंगे तो रौद्र रूप अख्तियार कर सकते हैं। तो देखिए, नीतीश कुमार ने साल 2026 में जो पहली जानकारी सार्वजनिक की, उसमें यह बताया गया कि जो वृद्ध लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनकी सेहत का विशेष ख्याल हम रखने वाले हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं हम घर तक उनके लिए पहुंचाने वाले हैं। तो देखिए, नीतीश कुमार ने जब चुनाव के वक्त भी वह सुबह 8 बजे हैंडल एक्स पर कोई ना कोई ऐलान कर रहे थे, आज 2026 में उन्होंने पहला ऐलान किया। और उन्हें पता है कि देखिए, जो बिहार के वृद्ध जन हैं और महिलाएं, यह सबसे बड़े वोट बैंक नीतीश कुमार और एनडीए के हैं। तो नीतीश कुमार ने उनका ख्याल रखा। तेजस्वी यादव हैं ही नहीं। तेजस्वी यादव ने आज हैंडल एक्स पर लिखा, लेकिन इसके पहले ही कल हम लोगों ने कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग की। इसके बाद बीजेपी ने बाजाबता फेसबुक पर लिखा, बीता साल जारी है तलाश, न चिट्ठी न संदेश, तुम कहां चले गए। तो देखिए, तेजस्वी यादव की तलाश अब बीजेपी कर रही है। बीजेपी को भी लग रहा है क्या अकेले बैटिंग करे, बॉलिंग करने वाला कोई है ही नहीं, तो क्या करे। और देखिए, ऐसे वक्त में उत्तराखंड के एक भाजपा नेता गिरिधारी लाल साहू, जिनकी पत्नी वहां कैबिनेट में मंत्री हैं, गिरिधारी लाल साहू ने बिहारी महिलाओं को लेकर कितनी नीच और गलीच टिप्पणी की है। बिहारी महिलाएं अपने स्वाभिमान, अपने सुहाग, अपनी अस्मिता, अपनी इज्जत के लिए जानी जाती हैं, लेकिन उन्हें जिस तरीके से बिकाऊ बनाया है, मुझे लगता है कि यदि विपक्ष में लालू यादव होते, विपक्ष में नीतीश कुमार होते, तो यह इतना बड़ा मुद्दा बन गया होता कि बीजेपी वाले जवाब न दे पाते। बीजेपी ऑफिस का घेराव हो गया होता, लेकिन बोलने वाला कोई है ही नहीं। हैंडल एक्स पर लिख दिया, काम खत्म। अभी तो आप बीजेपी की फाड़ दे सकते थे, यदि हम बिहार के शब्दों में कहें। देखिए, इंजीनियर आईपी गुप्ता, जो आईआईपी के अध्यक्ष हैं और सहरसा से विधायक बने हैं, वह कह रहे हैं गिरिधारी लाल साहू को पकड़कर बिहार ले आओ, 10 लाख रुपए का इनाम देंगे। पकड़कर पुलिस नहीं लाएगी। और क्या होगा, कौन पकड़ेगा? आपको दबाव बनाना होगा। महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है, लेकिन संज्ञान लेने मात्र से कुछ नहीं होता है। लेकिन सवाल बड़ा वही है कि विपक्ष रहेगा तब ना। तो हमने कहा कि देखिए, सूचनाएं आ रही हैं कि तेजस्वी यादव आ रहे हैं। समीक्षा बैठक की तैयारी हो रही है। समीक्षा बैठक में हार के कारणों की तलाश करेंगे। अब हार के कारणों की तलाश में वह वोट चोरी का मुद्दा तलाशेंगे, या जमीनी हकीकत को समझेंगे, या इस बात को समझेंगे कि हार की असली वजह क्या है। यह भी समझने की बात है। आगे आपकी टिप्पणी अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, आपने बात छेड़ दी। वो जो गिरधारी लाल साहू का बयान है, अभी आपको ध्यान होगा, थोड़े दिन हो गए, 5-7 साल पहले एक ओपी धनखड़ थे हरियाणा के, उन्होंने भी इस तरह की बात कही थी। राजस्थान में इस तरह की बातें होती हैं, उत्तराखंड में होती हैं। इसका बड़ा सांस्थायिक तरीके से प्रतिरोध करने की जरूरत है। ये बहुत ही खराब टिप्पणी है, स्त्री की अस्मिता से भी के लिए लिहाज से भी, और बिहार की अस्मिता के लिहाज से भी। और पता नहीं गिरधारी लाल साहू को जानकारी है या नहीं कि बिहार की बेटी सीता है। सीता, जो बिहार की सारी बेटियां सीता हैं, और ये पता नहीं उनको जानकारी है नहीं। और उदया भारती बिहार की बेटी थी, जिनकी शंकराचार्य ने जो सबसे पहला श्रृंगेरी का मठ बनाया, उसके मुख्य द्वार पर उन्होंने उदया भारती की तस्वीर लगाई हुई है। तो ये पता नहीं ये लोग जानते हैं या नहीं। ये पहचान है बिहार की महिलाओं की, और ये अफसोस, दुर्भाग्य की बात है कि इसका बहुत ही सांस्थायिक तरीके से विरोध नहीं हो पाता है। ये होना चाहिए। ये हर स्तर से बहुत ही गिरी हुई टिप्पणी है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, और ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए है, मिसाल बननी चाहिए है, ताकि फिर कोई इस तरह की बात नहीं कर सके। ये पकड़ के ले आइए, या जो
जुबान काट दीजिए, ये सब वाली बातों से हम लोग डेमोक्रेटिक और सिस्टम में कानून में विश्वास करने वाले लोग हैं। कानून कार्रवाई करे, पार्टी कार्रवाई करे, और भारतीय जनता पार्टी मिसाल बनाए गिरधारी लाल साहू। अब आप दूसरी बात है ये तेजस्वी यादव की, ज्ञानेश्वर जी, दो ट्वीट उनके आए, दो मतलब सोशल मीडिया एक्स पर उनके दो ही अभी पोस्ट हमको ध्यान आ रहे हैं। एक तो ये वाला जो उन्होंने किया, और दूसरी जब नीतीश कुमार ने एक महिला शिक्षिका का हिजाब नकाब खींच दिया था, तभी उन्होंने इस तरह के ट्वीट किए। ये दोनों मुद्दे ऐसे थे जिन पर विपक्ष बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता था। बड़ा आंदोलन खड़ा करने का ये मतलब नहीं है कि आपको तत्काल कोई चुनावी लाभ मिल जाएगा, लेकिन आपको इस समय एक फुटिंग चाहिए है, आपको पैर रखने की एक जगह चाहिए। आप जिस बुरी तरह से चुनाव हारे हैं, आपके कार्यकर्ताओं का, नेताओं का जिस तरह से मनोबल गिरा हुआ है, उसमें आपको पैर रखने की एक जगह चाहिए। एक ऐसे ही तो मुद्दे की तलाश होती है, बड़ा नेता ऐसे ही तो मुद्दे तलाशता है। बिल्कुल। और उसको फिर उस पर एक कॉन्टिन्यूअस, उसको एक एफर्ट के तौर पर, उसको एक योजना के तौर पर उसमें निरंतरता एक जारी रखता है अपना कैंपेन के तौर पर। आप याद करिए, कहां 2 सीटों पर जब भारतीय जनता पार्टी थी तो पालमपुर अधिवेशन में लाल कृष्ण आडवाणी ने मंदिर का प्रस्ताव रखा था, और उस 2 सीट के बाद भारतीय जनता पार्टी कहां पहुंची? आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और लगातार 3 बार से 2 बार पूर्ण बहुमत के साथ, और तीसरी बार सरकार केंद्र में बनाई है। जब बेल्छी का नरसंहार हुआ था, इंदिरा गांधी को एक मौका मिला था, इंदिरा गांधी ने उसको अवसर बनाया था उस घटना के बाद। तो अपोजिशन जो अपोजिशन में है और लगातार अपोजिशन में है, 2 बार दूसरे लोगों की कृपा से सत्ता मिली, 2 बार नीतीश कुमार की कृपा से सत्ता मिली, नहीं तो 20 साल से जो पार्टी विपक्ष में है, उस पार्टी के नेता को इस तरह के बड़े अवसर पर भी नेता गायब रहे तो आप क्या करिएगा? आप जहां हैं वहां से सोशल मीडिया पर पोस्ट लिख दीजिए, और आपकी पूरी पार्टी इस ठंड में बैठ के अलाव तापती रही, तो क्या आप राजनीति करेंगे? क्या आंदोलन करेंगे? क्या जनभावना को आप पकड़ेंगे? जनभावना कैच ही नहीं कर पा रहे हैं आप। और ये समस्या अपोजिशन के तमाम नेताओं की है। देखिए, फिर से राहुल गांधी गायब हो गए। पहले वो संसद पार्लियामेंट सेशन के बीच जर्मनी चले गए, और उसके बाद अब वियतनाम चले गए। 5 तारीख से उनकी पार्टी आंदोलन शुरू करने वाली है, और वो राहुल गांधी वियतनाम में है। ये जो महात्मा गांधी नरेगा को समाप्त किया गया है, उसको लेकर के एक बड़ा आंदोलन कांग्रेस पार्टी खड़ा कर सकती थी, वो गायब है। इतनी छुट्टियां तो अजीत जी आजकल के हनीमून कपल भी नहीं मनाते हैं, नहीं मनाते और नए बच्चे भी नहीं मनाते हैं। देखिए, आज हमने जब जिसने सूचना दी मुझे कि तेजस्वी यादव आ रहे हैं, आप लोग की चिंताएं खत्म हो रही हैं, हमने पूछा आपकी सूचना का स्वागत है, लेकिन गए कहां थे? तो उन्होंने कहा कि देखिए, यह मैं किसी से पूछ दूंगा तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। कोई मुखबिर उन्हें बता देगा कि फला बाबू जो है आपके ठिकाने के बारे में जानकारी लेना चाह रहे थे। तो देखिए, ठिकाना इतना गोपनीय, मैंने कहा ना, हनीमून कपल। और दूसरी बात जो बताई गई कि चुनावी हार से ज्यादा या चुनावी हार के बराबर तेजस्वी यादव के गायब होने, नहीं रहने की एक असली वजह यह भी है कि घर का विभाजन। घर में सब कुछ ठीक नहीं है। आपने देखा कि कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ, तेजस्वी यादव नहीं थे। अभी माता राबड़ी देवी का जन्मदिन था, शुभकामना देने जब पटना में कोई नहीं था, तो बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, जिन्होंने इस बात का ऐलान कर रखा था कि कभी उस घर में कदम नहीं रखेंगे, वहां पहुंच गए। तो जन्मदिन मां का, जिसे सभी मानते हैं, तो यह डर भी है कि देखिए, घर की जो लड़ाई है ना, वह दूसरी लड़ाइयों से ज्यादा भारी और ज्यादा ही तीखी होती है। वो एक उनकी वो एक तकलीफ है, निजी तकलीफ है, उनके परिवार में सब ठीक नहीं है, लेकिन उसको ठीक करने की, गड़बड़ होने की वजह भी तो आप ही के लोग हैं। सब है नहीं कि बाहर के ऐसे लोगों को आपने रख रखा है जिनको परिवार के, आपके परिवार के रिश्तों का ताना बाना नहीं पता है। लालू यादव का परिवार हम लोग मिसाल के तौर पर पेश करते थे कि इतना क्लोजली नीटेड, इतना क्लोजली बॉन्डिंग वाला परिवार है। उस परिवार में ऐसी दरार फूट पड़ गई, और बाहर के लोगों की वजह से लालू यादव ने भी बाहर के लोगों को रखा अपने साथ, उनको आगे भी बढ़ाया, उनको राज्यसभा भेजा, लेकिन कभी किसी बाहर के आदमी को परिवार के मामलों में दखल नहीं देने दिया। परिवार में जो डिसीजन हुआ वो लालू यादव करते रहते। तेजस्वी यादव की गलती है, और उस गलती का प्रायश्चित अभी भी वो कर सकते हैं, लेकिन वो भी रिमोर्स नहीं, हमको नहीं लगता है कि उसको भी अपने, वो गलती भी उनको सुधारनी है। दूसरी तरफ आप देखिए ज्ञानेश्वर जी, कि अब भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो जीराम जी बिल पर आज से शुरुआत कर दी, जागरूकता अभियान शुरू कर दिया। जेपी नड्डा, नितिन नवीन सबकी बैठक बुलाई गई, तमाम प्रदेश अध्यक्षों को बुलाया गया, और वो तैयारी शुरू हो गई कि हम इसको जागरूकता अभियान चलाएंगे। और आप चुनाव का कैंपेन देखिए, आप तो खुद ही बंगाल घूम करके आए, देख करके आए, बंगाल पर आपकी नजर है। प्रधानमंत्री गए बंगाल,
उन्होंने सभा की वहां उस सभा को संबोधित किया, फिर असम गए, 2 दिन असम रहे और वो लौटे, उनके पीछे पीछे अमित शाह असम पहुंचे और फिर असम बिल्कुल। से आकर के 3 दिन बंगाल में रहे और बंगाल में उन्होंने बीएल संतोष से लेकर के भूपेंद्र यादव से लेकर के तमाम लोगों की बैठक बुलाई। रूठे हुए नेता थे दिलीप घोष, उनको मना करके बुलाया और कहा कि आप जी। आप तैयारी आप चुनाव में अभियान में लगिए। अब वो तमिलनाडु जा रहे हैं अमित शाह। और जी। नितिन नवीन जब कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए तो उनका पहला दौरा पुडुचेरी हुआ जहां चुनाव होना है। अब हम्म। आप देखिए अपोजिशन के नेताओं को, क्या प्रियंका गांधी, क्या राहुल गांधी कहीं कोई घूमता दिख रहा है किसी चुनाव में? चुनाव तो 5 जगह उनको भी लड़ना है और फिर उसके बाद हार जाइएगा तो आप कहिएगा कि बीजेपी ऐसे जीत गई वैसे जीत गई। आप उनकी तो मेहनत को आप 10% भी तो मैच करेंगे। चुनाव भी लड़ना और संगठन की तैयारी। पिछले दिनों हमने बीएल संतोष का नाम आपने ले लिया, पहला लंबा इंटरव्यू बीएल संतोष ने दिया है, करीब 1 घंटे का, 5 जन ने, हाँ, जानते ही है 5 जन सभी। के लिए हितेश हाँ, शंकर को तो इंटरव्यू दी। जी, तो इंटरव्यू दिया है हमने, वह बात सुनी बीएल संतोष की। देखिए कितना बड़ा परिवर्तन बीजेपी के भीतर हुआ। 16,000 मंडल अध्यक्ष हैं पूरे देश में बीजेपी हम्म, के। हम्म, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर्स, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सांसद सभी 45 से अधिक उम्र वाले हो सकते हैं, लेकिन मंडल अध्यक्ष अब 45 से ऊपर वाला नहीं होगा। नहीं। यह एक बड़ा परिवर्तन। तो देखिए किस तरीके के परिवर्तन को, और उन्होंने बताया कि देखिए हम मार्केट से समझते हैं, लोगों के बदलते व्यवहार से समझते हैं, तकनीक से समझते हैं। हम इस बात को समझते हैं कि जब एसएमएस का जमाना खत्म हो रहा है, जब अखबारें खत्म हो रही हैं, तो हम उसमें ज्यादा माथापच्ची क्यों करें। तो देखिए एक पार्टी जो संगठन का जड़ है, मंडल अध्यक्ष, उसमें तय कर रहा है कि 45 साल से ऊपर वाले को भर्ती नहीं करेंगे, मतलब लंबी पारी खेलनी है। और आपके यहां मंगनीलाल मंडल बनेंगे, आपके यहां वही मंगनीलाल है, मंडल लोग बनेंगे। आप संगठन को नया करने की आप में कोई इच्छा नहीं है। और आप देखिए पड़ोस के राज्य में हेमंत सोरेन ने अभी से प्रयास शुरू कर दिया कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ उनका टाई अप हो जाए और 4-5 सीटें उनको लड़ने को मिल जाए। क्या जी ये पहल तेजस्वी यादव को भी नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल। पश्चिम कितनी बंगाल में बड़ी हम संख्या लोग में बिहारी हैं बिहारी है। वहां। हाँ, हाँ, कितनी बड़ी संख्या में है, अब मतलब आप सोच नहीं सकते हैं। वही 2-2 बिहार के 2-2 आदमी जाकर के वहां से एमपी बने हुए हैं। जी आप सिंपल इस बात से समझिए आप, और कर रहे हैं मतलब 6-7% जो आदिवासी आबादी है, संथाल आदिवासी आबादी, उसके हिसाब से हेमंत सोरेन अपनी पोजीशनिंग बंगाल में करने लगे हैं। वो संथाल हम्म, आदिवासियों के कार्यक्रम में जाने लगे हैं। और बिहार की सबसे बड़ी अपोजिशन की पार्टी तो तेजस्वी यादव की ही है, आरजेडी है। इनको बिल्कुल। जाकर के वहां नहीं राजनीति करनी चाहिए आपको। जैसे बंगाल में आपके 4 एमएलए हैं तो एक फुटिंग है आपको वहां। आपका एक मंत्री है, 4 एमएलए हैं। झारखंड में 4 एमएलए हैं। झारखंड में वही, झारखंड में आपके 4 एमएलए हैं, एक मंत्री हैं, तो आपको एक वहां आधार है खड़े होने का। आप बंगाल में भी अगर 2-4 एमएलए आपका जीते, आपका एक आधार होगा मजबूत, आप अरे जाकर के ममता राजनीति बनर्जी नहीं का करेंगे। बहुत ज्यादा स्नेह मिलता रहा है तेजस्वी यादव बिल्कुल। को, और बहुत ही सम्मान देती रही है ममता बनर्जी लालू यादव को। हाँ, आपको यह काम हाँ, करना ही चाहिए था। देखिए आपने कीर्ति आजाद की बात की, आपने शत्रुघ्न सिन्हा की बात की। आप जाइए ना बैरकपुर, वहां जो हम्म, अर्जुन सिंह है बिहार वाले, बिल्कुल। उनका दबदबा है। भले ही 2024 में वो चुनाव हार गए, हार गए, ठीक लेकिन बात उनके है। हाँ, दबदबे की आज भी वहां कद्र होती है। और चाहे टीएमसी हो चाहे बीजेपी हो, दोनों को उनकी जरूरत होती है। और भाई रहे ही। जैसा जवाब, जवाब आपको बात से चाहिए, अर्जुन सिंह दे सकते हैं। जवाब आपको गोली से चाहिए, अर्जुन सिंह दे सकते हैं। हाँ, तो इतने बिहार के लोग हैं वहां, और वो अगर जाएंगे तेजस्वी यादव, उनका स्वागत होगा। ममता बनर्जी के लिए भी अगर वो जाकर के कुछ ऐड कर सकते हैं, आप चुनाव लड़े न लड़े, आपको सीटें कम मिले नहीं मिले, आप जाके एक अपोजिशन की पॉलिटिक्स तो करेंगे वहां। लेकिन बिल्कुल। वो कोई पॉलिटिक्स नहीं कर, मतलब ये ऐसे कैसे राजनीति होगी भाई? इतना इतना जी आप चुनिंदा राजनीति करेंगे, चुनाव के समय एक्टिव होंगे, चुनाव लड़ेंगे, हार जाएंगे, फिर घर बैठ जाएंगे, तो ऐसे नहीं अपोजिशन। फिर तो आप अपनी स्पेस अपना गंवा रहे हैं। हम लोगों ने जो उस दिन चर्चा की थी, वो प्रशांत किशोर आ जाएंगे, कोई दूसरा आ जाएगा, आपकी जगह खत्म हो जाएगी। कोई वैक्यूम नहीं रहता है कभी भी। तो तेजस्वी यादव के लिए अभी हारने के बाद से इतने मुद्दे आए, इतने बड़े इश्यूज थे, जिनको उठा करके वो जाकर के राजनीति अपने फिर से जागृत कर सकते थे अपने काडर को। उन्होंने वो मौका गंवा दिया। वो शिप जो है सो दैट शिप इज सेल्ड, जो कहा जाता है कि वो निकल गया जहाज। अब उनके पास फिर आप अवसर की तलाश करिए, जब मिलेगा अवसर तब आप करिएगा। अब आइए, जो आपने जहां से बात शुरू की नीतीश कुमार के, जी हम लोग ये बात तो कर ही चुके, गिरधारी लाल साहू की भी, तेजस्वी यादव की भी। लंबी बात हो गई, इतनी बिल्कुल करनी नहीं थी बिल्कुल हम लोगों बिल्कुल को। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन नीतीश कुमार की अब राजनीति। नीतीश कुमार की बात जो है, नीतीश जी कुमार ने आज जो आपने भेजा, उनका उस समय तक हमने देखा नहीं था, उनका जो एक्स की पोस्ट थी वो हमने नहीं देखी थी। हम्म, वो
बुजुर्गों को लेकर के एक लंबी पोस्ट है। मुख्यमंत्री के हैंडल से आमतौर पर इतनी लंबी पोस्ट नहीं होती है, लेकिन वो लिखते रहे, उनकी पोस्ट से, उनके हैंडल से ये सब आता है। 7 निश्चय पार्ट 3 का ये 7वां निश्चय उन्होंने बताया कि ये 7वां निश्चय है। और ये सबका सम्मान, और उस सबका सम्मान उन्होंने इस योजना में शामिल किया है। तो सबका सम्मान में वो बुजुर्गों के सम्मान की बात कर रहे हैं। और ये दूसरी तमाम योजनाओं से अलग है। क्यूआर कोड जारी किया जा रहा है और उसमें ये सुविधाएं दी जा रही हैं कि घर पे आपको पैथोलॉजी का टेस्ट आपका घर पे हो जाएगा, आपका बीपी शुगर वगैरह जो भी जांचना है वो सब घर पे जांच हो जाएगी, आपकी फिजियोथेरेपी करानी है वो घर पे हो जाएगी। ये तमाम चीजें देखिए, इसका कितना बड़ा डायमेंशन है और कितना थॉटफुल डिसीजन है ये। आप हम तो बिहार में कम रहे हैं, लेकिन आप घूम के हर बार ये बात कहते रहे हैं कि बुजुर्गों का प्रदेश हो गया, बूढ़ों का प्रदेश हो गया है, और बच्चे हैं नहीं वहां इलाज कराने के लिए, देखभाल करने के लिए। अगर ऐसी ये स्कीम, और हम लोग चर्चा करते रहे, हमने दिल्ली की मिसाल देकर के 2 बार 3 बार आपसे बातचीत में हमने कहा है कि यहाँ एक बीट का कांस्टेबल जो होता है उसकी एक जिम्मेदारी होती है कि जिन घरों में अकेले बुजुर्ग रहते हैं उन घरों में जाकर के हफ्ते में 1 बार या 2 बार वो नॉक करे, देखे, उनका हालचाल जान करके आए। वो स्कीम भी बिहार को शुरू करनी चाहिए है, बिहार सरकार को। लेकिन पहली स्कीम शुरू हो गई, कम से कम पहला कदम तो उठा कि उन बुजुर्गों की देखभाल के लिए सरकार आगे आई है। ये अपने आप में बड़ी बात है और थॉटफुल बात है कि बुजुर्ग अकेले रहते हैं घर में और उनको कैसे मदद मिलेगी। तो और हर बुजुर्ग जो है वो इसके सक्षम नहीं है ना कि वो एम्बुलेंस बुला ले, कॉल कर ले और फिर हॉस्पिटल में जाकर के भर्ती हो जाए। आर्थिक स्थिति सबकी वैसी नहीं है। तो वैसे लोगों को अगर घर पर सस्ता इलाज और सस्ते चेकअप की सुविधा मिल जाती है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये सचमुच सम्मान सुनिश्चित करने की बात है। बुजुर्ग को सबसे ज्यादा अपमान गरीबी के साथ साथ उसकी सेहत खराब होती है, तब उसको अपमान झेलना होता है, जब उसके सामने उसका इलाज कराने ले जाने के लिए कोई नहीं होता है। तो ये सचमुच सम्मान देने की बात है और ये बहुत ही थॉटफुल प्लान है। इसके जितने डायमेंशंस हो सकते हैं सरकार को डायमेंशंस खोजने चाहिए हैं और किस तरह से बिहार के बुजुर्गों की आप मदद कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं। इसमें एक दो आपको ध्यान होगा, जब इस सदी के शुरू में जब एनजीओज का कल्चर बहुत फल फूल रहा था, तो एनजीओज की सबसे बड़ी भूमिका हेल्थ सेक्टर में ही बनी थी। महिलाओं को उनके प्रसव के समय में या उसके पहले के समय में उनको जागरूक करना, क्या क्या उनको ख्याल रखने हैं, उनकी सुविधाएं कर रहा है, ये एनजीओ ने बहुत मदद की है इसमें और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो एनजीओ पोलियो ड्रॉप्स याद कीजिए, या हम लोगों ने बचपन में देखा है कि देखिए मोतियाबिंद का ऑपरेशन समाज सेवा का कितना बड़ा काम था। हर छोटे गांव में, छोटे मोहल्ले में, छोटे शहर में कैंप लगते थे। अब तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन बहुत ही आसान हो गया और सरकार भी मदद दे रही है, लेकिन तब तो इसीलिए हम कह रहे हैं नीतीश कुमार घर तक भले सीधे ना पहुंच पाए, यदि मोहल्ले में, टोले में, गांव में भी, क्योंकि बिहार की यह समस्या रही है कि बिहार के डॉक्टर्स ग्रामीण इलाकों में प्रस्थापना चाहते ही नहीं चाहते हैं और इसे लेकर जनप्रतिनिधि जो सजग है और जागे हुए हैं उनसे भी टकराव होता रहा है। तो यदि नीतीश कुमार यह निश्चय कर दें, तय कर दें कि जो बुजुर्ग हैं, जो वृद्ध हैं, उनके घर गांव तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच जाएगी, कायाकल्प हो जाएगा। बहुत बड़ी बात होगी ये। अपने बुजुर्गों का सम्मान भी होगा, उनके जो आपने जैसा पहले कहा कि वोट उनको देते हैं वो लोग, तो उसका भी सम्मान होगा, उस जनादेश का भी सम्मान होगा आपका, और एक बुजुर्गों को जो सम्मान चाहिए है और जो सुविधाएं चाहिए हैं वो आप दे देंगे। तो इसमें एनजीओज की मदद लेनी चाहिए है, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनकी भी मदद लेनी चाहिए है, डॉक्टर्स के जो एसोसिएशन है उनको शामिल करना चाहिए। एक बड़ा इसको एक जन अभियान बनाना चाहिए। अगर जनता का एक अभियान, जन आंदोलन अगर बना दिया सरकार ने, तो ये बिहार के लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। इसमें और डायमेंशंस जुड़ते चले जाएंगे। तो ये एक करना चाहिए। 7 निश्चय का उनका तीसरा पार्ट है। देखिए बिहार के लोगों को, नई पीढ़ी को, तो जिन लोगों की अभी 20-25 साल उम्र होगी, हो सकता है उनको नहीं पता हो, जब 7 निश्चय नीतीश कुमार ने शुरू किया था, पहला 7 निश्चय, दूसरा 7 निश्चय, आज जो बहुत सारी चीजें बिहार में दिख रही हैं, जिसको भारत सरकार ने कॉपी किया, हर नल से जल योजना, जो हर घर नल से पानी पहुंचाने की योजना थी, वो 7 निश्चय पार्ट 2 में नीतीश कुमार ने शुरू किया था। बाद में पूरे देश में हुई योजना लागू हुई। हर घर बिजली पहुंचाने की योजना भी उनके 7 निश्चय पार्ट 2 में था। सड़कों से कनेक्टिविटी बनाने की योजना भी उनके 7 निश्चय पार्ट 2 में थी। किसान क्रेडिट, ये छात्रों को क्रेडिट कार्ड देने की योजना, ये तो 7 निश्चय पार्ट 1 का ही हिस्सा है। तो ये कई चीजें ऐसी हुई हैं जिससे बिहार की तस्वीर बदली है। अब वो 7 निश्चय पार्ट 3 लेकर के आए हैं और इसमें एकदम आगे की बात है ज्ञानेश्वर जी। मतलब एक पहला ही इसका 7 निश्चय का पार्ट 3 का पहला ही निश्चय है कि हम आमदनी दुगनी करेंगे
और प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करेंगे और बिहार में उद्योग का विकास करेंगे, रोजगार का विकास करेंगे। तो ये अगर बिहार को समृद्ध बनाने की आप दुगना नहीं करके 1.5 गुना भी कर दें, 20%, 30%, 40% भी प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होती है। आप पहले तो राष्ट्रीय औसत तक ले जाने की कोशिश करें। बिल्कुल। ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, और लेकिन बहुत कठिन अगर है, लेकिन आपकी हाँ, कोशिश तो कठिन है। जारी रहनी तभी चाहिए। इसीलिए हमने कहा कि महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन लक्ष्य तय करने में क्या बुराई है? आप लक्ष्य तो तय करें। जब बड़ा लक्ष्य तय करेंगे तो बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। भाई, एक समय तो लगता नहीं था ज्ञानेश्वर सर जी कि हम लोग क्या कैसे हर घर में बिजली पहुंचेगी, इतना बिल्कुल, बड़ा लक्ष्य था। या सड़कें बिल्कुल। कैसे बनेंगी? हम लोग सड़कों की बात एक बार कर रहे थे कि आप रात में 9-10 बजे निकलते थे फतुहा जाने के लिए तो सुबह हो जाती थी। तो बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल। हाँ, तो हम लोग तो मोतिहारी पहुंचना हमारे लिए हिमालय पहाड़ चढ़ने जैसा था, पटना आकर के वापस लौटना। तो हुँ, वो हुआ, वो भी सड़कें भी बन गई आज और बिजली भी पहुंच गई। नल से जल पहुंचाने की योजना पर भी काम चल ही रहा है। तो महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन आय दुगनी करना, उद्योगों का विकास करना, ये 7 निश्चय पार्ट 3 में नीतीश कुमार ने शामिल किया है। ये अच्छी बात है। और एक और उन्होंने कृषि पर भी इसमें 7 निश्चय पार्ट 2 में, उस 7 निश्चय पार्ट 2 का, पार्ट 3 का पूरा फोकस इस बात पर है कि बिहार को 2030 तक विकसित बिहार बनाने की दिशा में कितनी पहल की जा सकती है। जी। अब देखिए, विकसित शब्द ऐसा हो गया है कि विकसित भारत जोड़ दीजिए और उसके साथ कुछ भी कह दीजिए। हुँ, अब आप मनरेगा टाइप की योजना बना रहे हैं, आदमी को 200-300 रुपए की का रोजगार दिया जाएगा, उसके भी आगे विकसित भारत लगा दिए। भाई, बिल्कुल, इसमें क्या बिल्कुल। विकसित होगा भारत जब आप, अभी स्थिति ऐसी है कि गांव में 300 रुपए का रोजगार आपको देना पड़ रहा है 125 दिन, तो उसमें क्या विकसित भारत है? आपने मनरेगा की बात कर दी अजीत जी। देखिए, एक दिन विस्तार से विश्लेषण करना होगा कि करना जी चाहिए। राम जी, हाँ, जी राम जी की योजना में जो 40% का बोझ राज्यों पर दिया जा हाँ, रहा है, ये पैसे बिहार जैसे गरीब प्रदेश में कहाँ से आएगा? वैसे ही आर्थिक संकट है। और आपने जो सड़क कनेक्टिविटी की बात की, मुझे कल का ही स्मरण है कि कल मुझसे कोई गया जी से मिलने आए थे। रात को 8 बज गए। हमने कहा, आज आप पटना रुक रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पटना क्यों रुकूंगा, मैं अभी निकल रहा हूँ। मैं रात 10 बजे के पहले अपने घर पर गया जी में डिनर के मेज पर होऊंगा। और 9:50 में उन्होंने फोन किया कि मैं डिनर कर रहा हूँ। हाँ, तो ये कनेक्टिविटी हुई है। देखिए, तो ये जी, कितना टास्क था, कितना अपहिल टास्क था। एक समय सोचा ही नहीं जा सकता था। आज के लोगों को, जो नौजवान पीढ़ी है, उनको समझ में नहीं है। गुरु वहां से ही हम लोग की बात पर कह रहे सड़क कैसे बिल्कुल। तोड़े, लेकिन उस समय हम्म, बहुत ही खराब स्थिति थी सड़कों की। हम्म, तो वैसे ही नीतीश कुमार की जो पहल है इस मामले में, समृद्ध बिहार का लगा करके उन्होंने, और ये जीराम जी वाली बात तो हम लोग करेंगे, इस पर सचमुच लंबी चर्चा हम लोग करेंगे। अभी हम्म, महाराष्ट्र जैसा राज्य परेशान है ज्ञानेश्वर जी, जो सबसे धनी राज्यों में एक है, वो राज्य कह रहा है कि हमारे ऊपर 6,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आएगा। केरल के मंत्री बिल्कुल। ने कहा है कि हमारे ऊपर 2,500 करोड़ रुपए का बोझ आएगा। हर स्टेट मिला करके कोई 50,000 करोड़ का एडिशनल जो एक्सचेकर पर खर्चा आने वाला है इस योजना के जरिए। और हम्म, उसके बाद योजना में तय भारत सरकार करेगी कि कहां, कब और क्या काम होगा। पैसा आप ही हम्म, दीजिए, तय हम करेंगे। तो ये जो फेडरल हम्म, स्ट्रक्चर है वो भी गड़बड़ा रहा है इसमें। पहले तो ग्राम सभा तय करती थी, ग्राम पंचायत तय करते थे, नगर पंचायत तय करता था। अब नहीं है, अब तो वो भारत सरकार तय करेगी। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अब अपोजिशन उसका कितना मुद्दा बना पाता है। तो खैर, नीतीश कुमार ने जो समृद्ध बिहार की बात कही है, कृषि का उत्पाद बढ़ाना है और उसके कृषि के क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने हैं। समृद्ध बिहार में फिर समृद्ध बिहार के लिए, विकसित बिहार के लिए प्रति व्यक्ति आय बढ़ानी है, दोगुनी करनी है। ये सब 7 निश्चय पार्ट 3 है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने 7 निश्चय पार्ट 1 पूरा कर लिया, पार्ट 2 पूरा कर लिया हम्म। और पार्ट 3, लेकिन वो कम से कम कोशिश कर रहे हैं और नल उनकी जल में कोशिश काफी भ्रष्टाचार की कामयाब भी शिकायत, हुई। नल जल में भ्रष्टाचार की शिकायत बहुत है। जो कृषि पैदावार की बात कर रहे हैं, इसी बस धान की पैदावार इतनी हो गई है कि सरकार परेशान है कि क्रय कैसे होगा। सरकार किसानों का संपूर्ण धान खरीदने को तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार की भी क्षमता है। तो पैदावार बढ़ाने की दिशा में भी काम हो रहा है। ठीक है, बिहार में यह कहा जा रहा है कि यूरिया का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। ये सब चीजें आ रही हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकर है। इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। हाँ, लेकिन हाँ, मतलब ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान की जरूरत है। कृषि जी। पैदावार, किसानों की आय दुगनी करने की बात हम लोग जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब से सुन रहे हैं, लेकिन उत्पादन की लागत दुगनी क्या कई गुनी हो गई और किसान की आय तो दुगनी हुई नहीं। तो हम्म, किसान की आय दोगुनी करने और एक सुनिश्चित आय की जरूर बात होनी चाहिए।
देखिए, हर बिल्कुल। वर्ग के लिए जो भी सरकारी नौकरी कर रहा है, नहीं सरकारी नौकरी कर रहा है, वृद्धावस्था पेंशन के नाम पर, महिला के नाम पर आप एक निश्चित मंथली आय सुनिश्चित कर रहे हैं। किसान की क्या सुनिश्चित आय है मंथली, जिस पर सबसे ज्यादा लोग निर्भर है, उसकी क्या आय सुनिश्चित है? हुँ, 2 एकड़ जमीन है, किसी को 1 एकड़ जमीन है और उसी पर पूरा परिवार लगा होता है खेती करने के लिए, तो उसको क्या हासिल हो रहा है? तो कृषि की पैदावार बढ़ाने के साथ-साथ अगर कॉम्प्रिहेंसिव योजना बनाएँगे, तो कृषि उत्पादों को बाजार में पहुँचाने की भी आप व्यवस्था करेंगे और उसके साथ कृषि उत्पादों पर आधारित अगर उद्योग लगाएँगे, तो उन उत्पादों की खपत वहीं होने लगेगी और उससे प्रोडक्ट बनेंगे, उसका लाभ भी बिहार के लोगों को मिलेगा। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग करने की जरूरत है, कोई आधी-अधूरी प्लानिंग की योजना नहीं। जिस तरह से एक बार लालू यादव रेल मंत्री हुए, तो उन्होंने कहा कि ट्रेन चलेगी, सब्जी आएगी बिहार से। हुँ, तो उस तरह की योजना नहीं, कोई ठोस योजना बनाने की जरूरत है और हम कई बार कह चुके हैं, राजीव प्रताप रूडी की बात जब वो देखिए ये मंत्री थे गिरिराज सिंह, उन्होंने सदन में कहा था कि भाई मछली हमारे यहाँ इतनी नदियां हैं और इतने मछली पालन करने वाले लोग हैं, आप क्यों नहीं जेट्टी बनवाते हैं घाट पर से और उसको उस माल ढुलाई की व्यवस्था कराते हैं ताकि मछलियां पहुंचे चारों तरफ। तो वो व्यवस्था उसको इसमें शामिल करना होगा। जी, कृषि कार्य के तहत ही उन सब चीजों को ले आकर के एक शामिल करना होगा कृषि और पशुपालन में, कि बिहार में दूध उत्पादन में बिहार नंबर 2 स्टेट है। धान के हुँ, उत्पादन की आपने बात कही, बिहार से 4 पूरे देश में चावल जाता है और 4 देशों में जाता, कुछ ऑफिशियली जाता है और स्मगलिंग होकर के चावल जाता है हुँ, दूसरे जी, देशों में हम लोग का। तो उसको हुँ, आप चैनलाइज क्यों नहीं करते हैं? क्या दिक्कत है उसको चैनलाइज करने में? जो एपीएमसी हम लोगों को जो देश भर में है उसको भंग कर दिया गया, मार्केटिंग का जो हम लोगों के यहाँ बाजार समिति थी, आप उस तरह की व्यवस्था क्यों नहीं बनाते हैं ताकि किसान को अपना उत्पाद बेचने के लिए इधर उधर भटकना ही नहीं पड़े या किसी आड़ती के भरोसे नहीं रहना पड़े, कोई उसका शोषण नहीं कर सके, सरकार अपनी व्यवस्था बना बिल्कुल, सकती है। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। सब बारीकियां हैं जो योजना के साथ जुड़ी हुई हैं। हम अभी मोटे तौर पर जो बात कर रहे हैं वो ये है कि उन्होंने नीतीश कुमार का एक 7 जो निश्चय संकल्प, सब जेपी के शब्द होते थे, ये सब जेपी ने इस्तेमाल जी, किए हुए शब्द हैं जिन पर नीतीश कुमार ने संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस चलवाया था, सप्त क्रांति ट्रेन चलवाई थी। तो ये सब जेपी की संपूर्ण क्रांति, सप्त क्रांति, सब जेपी का कॉन्सेप्ट था। तो हुँ, वहीं से लेते हैं, वो 7 निश्चय लिया हुआ है उन्होंने, हर एक बार में 7-7 निश्चय करते हैं, उनको पूरा करने के लिए काम किया जाता है। तो वो सब भले 100% कामयाबी नहीं मिले, लेकिन उसमें यह दिखाई देता है कि सरकार की मंशा ठीक है और सरकार टारगेट एरिया क्या है, सरकार ने क्या एरिया चुना है। तो बिल्कुल, इस बार जो टारगेट एरिया है वो 25 से 30 का है और इस 25 से 30 के बीच में हम फिर उस बात को दोहरा रहे हैं जो संजय झा ने कई बार चुनाव प्रचार के बीच में कहा कि अब एक लॉन्च पैड तैयार है और बिहार की फ्लाइट जो है टेक ऑफ करने के लिए तैयार है, जहां जब लॉन्च पैड जी, पूरी तरह से उड़ान भरने को तैयार है बिहार। तो हम उम्मीद यही कर रहे हैं, हम भी ये मान रहे हैं कि लॉन्च पैड बन गया है, अब जी, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है, ट्रेनों की सुविधा भी अच्छी हो गई है, हवाई अड्डे 3-3 4-4 बन गए और जहाजों की सुविधा भी हो गई है। तो अब एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर तैयारी हो गई है, बिजली की पर्याप्त उपलब्धता है, बिजली के नए प्रोजेक्ट भी लग रहे हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गया है। तो अब उस लैंड लॉन्च पैड का इस्तेमाल करके सचमुच बिहार को विकसित बनाने की दिशा में बढ़ना चाहिए। आप अगर हुँ, कह रहे हैं कि 30 नहीं होगा, 35 होगा, 40 होगा, जो भारत को 2047 तक अगर विकसित बनाने का कोई लक्ष्य है, हालांकि उसमें बहुत झोल है, लेकिन अगर ऐसा लक्ष्य है तो हम बिहार का भी लक्ष्य उसी तरह का बनाए कि भाई 25-30 तक ये टारगेट है, 35 तक ये टारगेट है और फिर ये रहे। ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए, एकदम इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था बननी चाहिए ज्ञानेश्वर जी, कि हुँ, सत्ता में चाहे जो आए उस लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़े। ये नहीं होगा कि बिल्कुल, नीतीश कुमार ही रहेंगे तो वो लक्ष्य आगे बढ़ेगा। ये अमेरिका से सीखना चाहिए कि वहां हमेशा सबके लिए अमेरिका फर्स्ट होता है। प्रेसिडेंट हुँ, कोई भी आए, किसी भी पार्टी का है, उसके लिए अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी है कि अमेरिका बिल्कुल, फर्स्ट। तो वैसे ही हुँ, हमारे लिए बिहार फर्स्ट की आप पॉलिसी बनाइए, बिहार के विकास की योजना बनाइए और उसको इंस्टीट्यूशनल रूप दीजिए, सांस्थायिक रूप जी, दीजिए, ताकि सरकार किसी की भी रहे, मुख्यमंत्री कोई भी रहे, वो योजना चलती रहे। हम लोगों को अभी इसकी बड़ी जरूरत है। जो विकसित राज्य हो गए हैं, हो सकता है उनको इसकी जरूरत नहीं होगी, उनकी जरूरतें दूसरी होंगी, लेकिन हम बिल्कुल, लोगों की तो प्राथमिक जरूरत है और उस प्राथमिक जरूरत में आय बढ़ाना है, गरीबी दूर करनी है, बेरोजगारी दूर करनी है और पलायन रोकना है। अभी भी पलायन रुके, हम नहीं कह रहे हैं कि रिवर्स माइग्रेशन होने लगेगा, लोग दिल्ली और मुंबई से लौटने लगेंगे इतनी जल्दी। हालांकि एक समय ऐसा बना था माहौल 2005 से 10 के बीच में, जिसको हम लोग गोल्डन एरा कहते हैं, हुँ, उसका हुँ, अभी नहीं होगा, लेकिन कम से कम जो पलायन के लिए तैयार बैठे हैं उनको रोकिए आप बिहार में। अगर वो बिहार में रुक गए, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था होने लगी तो बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। अभी जो हम लोग पहले बात कर रहे थे कि बुजुर्गों का इलाज कराने के लिए कोई नहीं, उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं रहे, घर का कोई एक आदमी जो रुक जाए, अगर वो बाहर नहीं जाए, तो वो समस्या भी सॉल्व होगी, वो समस्या भी हल होगी। बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये प्राथमिक उद्देश्यों के साथ कृषि में, कृषि आधारित उद्योग में
और जो भी अभी आमदनी बढ़ाने से लेकर के समृद्ध बिहार बनाने का संकल्प 7 निश्चय पार्ट 3 में नीतीश कुमार की सरकार ने किया है। अब नीतीश कुमार की सरकार के साथ भारतीय जनता पार्टी भी है, जिसकी केंद्र में सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। तो इस डबल इंजन की सरकार को हम उम्मीद कर रहे हैं कि पहले के जो 7 निश्चय 2 थे, 2 पहला और दूसरा था, तब नीतीश कुमार या जनरली वो अपोजिशन में ही रहे भाई। 5 से 10 तक, 5 से 14 तक तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो अपोजिशन ही था नीतीश कुमार का। फिर नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, तब भी वो 3-4 साल अपोजिशन ही रहे। तो अब जो पक्ष में आए हैं वो दोनों डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार भारत सरकार से भी मदद ले और दोनों की का जो साझा एजेंडा है उसी एजेंडे के तहत आगे बढ़े। ये अच्छी शुरुआत है। 7 बुजुर्गों के सम्मान से उन्होंने शुरू किया है। महिलाओं को वो उद्यमी के लिए, उद्यम योजना के लिए पैसा दे ही रहे हैं। अब नौजवानों का भी ख्याल करें कि नौजवानों को बाहर नहीं जाना पड़े, उनकी पढ़ाई अच्छी हो और उनको रोजगार मिले बिहार में। अगर ये इस दिशा में सोचना शुरू करते हैं तो हो ही जाएगा 2 साल 4 साल। अब पुराना जमाना नहीं है कि आपको बेसिक सुविधा जुटानी है, बेसिक सुविधाएं जुट गई हैं, अब उसके आगे बढ़ना है। और वो देखिए, बिल्कुल। तो देखिए, अच्छी शुरुआत तो हो रही है, लेकिन पहरेदारी की भी जरूरत है और पहरेदारी विपक्ष को ही करना होता है और तेजस्वी यादव को यह कर्तव्य बोध होना चाहिए और जिम्मेदारी उठानी चाहिए। नहीं उठाएंगे तो प्रशांत किशोर आ जाएंगे, तो यह बात समझनी चाहिए। और देखिए, जो बिहार में आ रहा है, बिहार को मिला है, बिहार को मिलेगा, वह बिहार में ही रहे। देखिए किस तरीके से एथेनॉल प्लांट खुले, किस तरीके से उनके ऑर्डर में कटौती की गई, कैसे उनमें काम बंद हो रहे हैं, इसकी भी रखवाली, इसे कौन देखेगा, इसका सवाल कौन उठाएगा, यह सब कुछ देखना है। तो तेजस्वी यादव कब आ रहे हैं, जब आएंगे क्या करेंगे वह भी बताएंगे, और नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। सेहत को लेकर सवाल उठते रहेंगे, लेकिन फैसले ऐसे हो जाते हैं जिससे लगता है कि सरकार काम कर रही है, सरकार काम करना चाहती है। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखो, पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।